नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 ये हम सत्या से करेंगे जो आपके न्यूक्लियोटाइड वगैरह है ना, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड वाला। तो मैंने आपको पीडीएफ निकलवाया है। इसमें सबसे पहले हम बताएँगे जो डीएनए होता है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही करवाऊँगा मैं आपको। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, मतलब मेनली डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? रिज़र्व बैंक है हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, ठीक है? और जो हमारे पास डीएनए होता है ना, वो ऑर्गेनाइज़ होता है जीन्स की फॉर्म में, ठीक है? इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनी पड़ी होती है और कंट्रोल करवा रहे होते हैं प्रोटीन सेंसिस को। तो डीएनए ना, मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो उसके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है ना, उसके कंपोनेंट्स में सिंपल बताएंगे ये, बल्कि बताएंगे 3 to 5 फॉस्फेट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि अगर एक नाइट्रोजन बेस हो जाए, पेंटोज शुगर हो जाए और फॉस्फेट, ये तीन मतलब हमारे पास बेस, उसके बाद हम शुगर और साथ में अगर हमारे पास आ जाए ना फॉस्फेट, तब बनेगा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड के बाद हम बताएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बाद बताएंगे कि प्यूरिन्स होती हैं और पायरिमिडीन्स, ये न्यूक्लियोटाइड ही हैं, ठीक है? अब जो प्यूरिन्स होती हैं ना, वो हमारे पास आ जाएगी एडेनिन और गुआनिन, और जो हमारे पास पायरिमिडीन्स आ जाएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ठीक है? अब एक चीज़ हम बताएंगे, जो प्यूरिन्स होती है ना, ठीक है, उनको हम उनके अगर नंबर काउंट करते हैं ना, मतलब वो क्लॉकवाइज करते हैं, मतलब ये है ना, तो यहाँ से यहाँ ऐसे इस तरह। लेकिन जो हमारे पास पायरिमिडीन्स होते हैं उन्हें हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है? यही बताएगा। और मेजर बेसिस के बारे में बताएगा, मतलब एडेनिन गुआनिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास जो कुछ, अब जो हमारे पास हमने पढ़ी हैं तीन चीज़ें कि जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती हैं। एक हमने पढ़ा था बेस होती है, दूसरा हमने पढ़ा था हमारे पास शुगर होती है, उससे तीसरा हमने पढ़ा था कि फॉस्फेट होते हैं। फॉस्फेट में कोई मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राईफॉस्फेट हो सकते हैं। लेकिन जो बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस होती है ना, उनमें कुछ माइनर होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बेसिस होती हैं, कुछ हमारे पास प्लांट से मिलती हैं। अगर हम माइनर बेसिस की बात करेंगे, लाइक हमारे पास 5 मिथाइल साइटोसिन आ जाएगा, इन 4 एसिटाइल साइटोसिन, सूडोयूरासिल एटसेट्रा ना। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एंजाइम की रिकॉग्निशन के अंदर मदद देती हैं ये बेसिस ना। और जो हाईली इंपॉर्टेंट बेसिस लाइक कह सकते हैं हाइपोक्सेंथीन, जेंथीन, ये हमारे पास होती हैं फ्री स्टेट के अंदर, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो प्लांट से मिलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, कौन सी बेसिस प्लांट से मिलती हैं। तो हम बताएंगे जो कॉफ़ी से मिलेगी कैफीन, ठीक है, टी से मिल रही होगी थियोफाइलिन, और हमारे पास कोकोआ प्लांट होता है उससे मिलेगी थियोब्रोमीन, ठीक है? अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया, जो मतलब शुगर के बारे में बताऊंगा ना, ये तो मैंने नाइट्रोजन का बता दिया। उसके बाद हम बताएंगे नाइट्रोजन बेसिस और शुगर्स के बारे में। शुगर हमारे पास डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, जो कि डीएनए के अंदर होगी, और हमारे पास ठीक है, राइबोज होगी, जो आरएनए के अंदर होगी। न्यूक्लियोटाइड का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंप्लीट। उसके बाद जो न्यूक्लियो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपने खुद करना है, ठीक है? उसके बाद आपने जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम बताएंगे, वहाँ मैंने तीन चीज़ें पढ़ी थी हमारे पास। यहाँ पे अगर हमारे पास नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ी थी, ठीक है, और शुगर, ठीक है। वहाँ पे अगर हम फॉस्फेट थी, थर्ड चीज़ फॉस्फेट ऐड करते, अगर हम फॉस्फेट ऐड नहीं करते तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है, बेस और खाली शुगर। तो हम बताएंगे जो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन अभी आया हुआ था रिसेंटली एग्जाम में, कि सिंथेटिक एनालॉग्स कौन से हैं। एक होता है एलोप्योरिनोल, ये हाइपर यूरिसीमिया, जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम ना एलोप्योरिनोल देते हैं, ठीक है? हमारे पास गाउट वगैरह के अंदर हाइपर यूरिसीमिया को ट्रीट करता है एलोप्योरिनोल ना। 5 फ्लोरो यूरासिल, आपका एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था कि 5 फ्लोरो, मतलब एक पेशेंट है उसे कैंसर हो गया, तो उससे 5 फ्लोरो यूरासिल कैसे ट्रीट करेगा। तो जो 5 फ्लोरो यूरासिल हो गया, या मार्केप्टोप्यूरिन हो गया, एजा गुआनिन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये नाम आपने खुद करने हैं। इनका काम होता है ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए सेंसिस को इनहिबिट कर देते हैं। जब डीएनए नहीं बनेगा तो कैंसर का सेल कैसे प्रोलिफरेट करेगा। उसके बाद एजाथियोप्रिन होती है, लाइक अगर आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, कोई किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो तब जो इम्यून रिजेक्शन को सप्रेस कर रहा होता है ना, कि जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया वो रिजेक्ट ना हो जाए, बॉडी रिजेक्ट ना कर दे, तो तब हम एजाथियोप्रिन देंगे, ठीक है? आर्बिनोसाइल एडेनिन तब देंगे जब हमारे पास वायरल इंसेफेलाइटिस होगा, यानी न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज़ होगी, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे इसकी अरबिनोसाइल साइटोसिन द्वारा, ये कैंसर के अंदर भी हो सकता है। और एमसीक्यू आता था एड्स के अंदर हम जीडोब्यूडीन देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास डीएनए के अंदर हमें पहले पता डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। उसके अंदर हमारे पास हमने पता था। अब चेकरेफ रूल के बारे में बताएंगे कि चेकरेफ रूल क्या कहता है कि हमारे पास जितने हमारे पास एडेनिन है उतने थायमिन है, ठीक है, जितने गवानिन है उतने साइटोसिन है, ठीक है? उनके बॉन्ड्स के बारे में भी बताया गया। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हमें पहले बताया, डीएनए हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं वो खुद कर लीजिएगा। अब डीएनए की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, डबल चेन होती है, चेन्स आपस में एंटी पैरेलल पड़ी होती हैं। जो हमारे पास डबल हेलिक्स होती है ना, लाइक ये एक चेन है और ये चेन है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना, मतलब विड्थ है, वो 20 एंगस्ट्रम या 22 नैनोमीटर होगा। उसके बाद हम बताएंगे कि जो मतलब ईच टर्न होती है ना, मतलब ये टर्न है एक, लाइक, ठीक है,
अब एक टर्न के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस आता है ना, उससे हम बताएंगे 34 एंगस्ट्रम होगा, या वहाँ पे 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, ठीक है। जो कम्प्लीमेंट्री होंगी, कम्प्लीमेंट्री का मतलब है यहाँ पे अगर हमारे पास एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन होगा, ठीक है। यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। तो ये कम्प्लीमेंट्री का ये मतलब है। आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जुड़े होंगे। उसके बाद कुछ अगर रूल को डीएनए फॉलो करता है। अब हमारे पास डीएनए की टोटल 6 फॉर्म होती हैं। उनमें से हम एक बताएंगे बी, टोटल जो 6 होती हैं उनमें से 3 इंपॉर्टेंट होती हैं, बी फॉर्म, ए फॉर्म और जी फॉर्म। बी फॉर्म में हम मेनली डिफरेंस यहाँ से अगर ना भी करें तो आपके पास टेबल बना हुआ है, मैं आपको यहाँ से करवाता हूँ कि बी फॉर्म में हम कहेंगे ये मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। 10 बेस पेयर्स होते हैं और 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है बेस पेयर्स के अंदर। और ए फॉर्म का बताएंगे ये राइट हैंड हेलिक्स है और 11 बेस पेयर्स होंगे इसमें, जो कि आपस में 20 डिग्री अवे सेंट्रल एक्सिस से अवे टिल्ट किए होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जी फॉर्म होती है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, एमसी को आता है, तो इसके बारे में ये 12 बेस पेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है। ये आपने खुद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आ जाता होता है। और डीएनए के अदर स्ट्रक्चर होता है, बैंड डीएनए, ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब 3 होंगे या 4 स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं। और ट्रिपल डीएनए को हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब इधर भी थायमिन, इधर भी थायमिन और सेंटर में एडेनिन एक्सेट्रा, इस तरीके से ना। उसके बाद हम बताएंगे कि हम जो तकरीबन ये इंपॉर्टेंट था, ख़ास कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम ना जब भी हमें डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह करवानी होती है तो हम उसे ना लाइक पीसीआर वगैरह करवाना होता है, तो हम डीनेचर करते हैं। तो डी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करवा देते हैं, उसे कहते हैं डीनेचुरेशन, कि हमारे पास से हेलिकल स्ट्रक्चर्स में लॉस हो जाता है। इसमें तो टोटल तकरीबन इससे मेजर करने के लिए 260 नैनोमीटर अब्जॉर्बेंस है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऐसा है जिसपे टेम्परेचर डीएनए मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तकरीबन एक बार रीड कर लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएनए के स्ट्रक्चर में हम कहेंगे ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, पेंटोज शुगर होंगे, इसके अंदर पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होंगी, साइटोसिन की जगह थियामिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड होगा ये। उसके बाद चैगर रूल को आरएनए फॉलो नहीं करता। अल्कली अगर हम यूज़ करेंगे ना तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्सिनोल कलर रिएक्शन भी शो करे होंगे आरएनए ना। 3 टाइप्स होते हैं आरएनए की, मैसेंजर, ट्रांसफ़र और राइबोसोमल। ये 5 to 10%, 10 to 20 और 50 से 80% होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इनकी ये स्ट्रक्चर्स आपके पास गिवन है, आपको ड्रा करने के लिए कभी आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इनकी फॉर्म्स आरएनए की और साथ में इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मेनली हमें जो आया था ना वो एचएनआरएनए था, इसका क्या रोल होता है। उसके बाद एमआरएनए एटसेट्रा, एसएनओआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का फंक्शन तो यहाँ पे गिवन भी है। तो चंद फंक्शन जो यहाँ पे गिवन है ना, मैसेंजर आरएनए लाइक ये हमारे पास इससे ये बनता जब न्यूक्लियस से बन रहा होता है एमआरएनए ना, डीएनए की कॉपी से बनता है, ठीक है। सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए जब बाद में प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा ना तो ये माइक्रो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल इसके जब ये बन जाता है तो उसके हम ना एक 5 मिथाइल जीटीपी हेड कैप ऐड कर देंगे और साथ में पॉली ए टेल ऐड कर देंगे, ताकि ये डीनेचुरेशन या हमारे पास पॉलीमरेसिस से, न्यूक्लियसिस से बच जाए। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करते हैं। ट्रांसफर आरएनए तब यूज़ करेंगे, इसके अंदर 71 से 80 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी 5 आर्म्स होती हैं, एक्सेप्टर आर्म होती है, एंटीकोडोन आर्म होती है, डी आर्म वगैरह होती हैं। ड्रा इसके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रा के लिए हमें 1-2 बार आया भी हुआ है। उसके बाद हम बताएंगे एक न्यू आर्म होती है और एक वेरिएबल आर्म होती है। वेरिएबल जो आर्म होती है उसमें ना हम कहेंगे क्लास 1 और क्लास 2 ट्रांसफर आरएनएज होते हैं, ठीक है। क्लास 1 में 3 to 5 बेस पेयर्स होते हैं, उसमें हम कहेंगे 13 to 20 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है। राइबोसोमल आरएनए के बारे में बताएंगे कि ये तकरीबन 60 सब यूनिट होता है और 40 सब यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद जो 60 सब यूनिट होता है ना उसमें 28 5 और 5.8 आरएनए होते हैं और 40 वाले के अंदर खाली 18 एस आरएनए होते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेबल है, ठीक है। आपने ये भी करना है तो आपका चैप्टर